हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बारे में और उसमें हम पढ़ रहे हैं 40 क्वेश्चन, जिसमें अब से पहले हम 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारे 15वें क्वेश्चन की बारी है। तो हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं, आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स टेकन बाय इंडिया फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि भारत द्वारा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। हमारा जो सेकंड लास्ट चैप्टर है, उस सेकंड लास्ट चैप्टर के अंदर हमें एनवायरनमेंट की बात की है और उसी चैप्टर में हमें इंडिया द्वारा लिए गए स्टेप्स भी बताए गए। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप इंडिया ने लिए हैं। सबसे पहले इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल साइन किए। सबसे पहले इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया। 2002 में इंडिया के द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया। अब हमारे लिए ये भी जरूरी है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, तो हम थोड़ा सा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, सबसे पहले ये जापान में हुआ। जापान के एक शहर है क्योटो, वहां पर जापान की एक सिटी है क्योटो, वहां पर हुआ था। ये एग्रीमेंट 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। आपको अच्छे से याद करना है कब एग्रीमेंट हुआ, 1997। क्यों हुआ था ये एग्रीमेंट? हरित गृह प्रभाव को रोकने के लिए, हरित गृह प्रभाव को कम करने के लिए, यानी कि ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन के लिए, हरित गृह प्रभाव को कम करने के लिए। अब ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मिथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और इसके अलावा हम सीएफसी की बात करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं। ये जो कुछ गैसें होती हैं, हम इन्हें हरित गृह प्रभाव की गैसें या ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। और इनको रिडक्शन करने के लिए, इनको कम करने के लिए हमने क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया। तकरीबन 161 कंट्रीज ने इसमें साइन किया। जब इस एग्रीमेंट को किया, तकरीबन 161 कंट्रीज इसमें इंक्लूड थी। ये इतने फैक्ट आपको इस क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में याद करने हैं। सबसे पहले इंडिया 2002 में इसे साइन करता है। जापान के एक शहर क्योटो में ये एग्रीमेंट होता है। 1997 में एग्रीमेंट होता है और हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन के लिए एग्रीमेंट किया जाता है और 161 कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहला हमने ये पढ़ा कि इंडिया द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कंप्लीट किया जाता है। इंडिया द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल पे साइन किए जाते हैं 2002 में। हमारा पहला पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करें 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम एक्ट आया था। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम या एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया था 2001 में। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आया था। इस एक्ट या इस अधिनियम के तहत ये डिसाइड किया गया कि 2003 तक हम जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसको बचाएंगे। जो रीन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा के जो संसाधन है उन पर काम करेंगे और उन्हें बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब आप कहोगे मैडम रीन्यूएबल एनर्जी कौन सी? तो रीन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय संसाधन हम उन्हें कहते हैं। ये आप 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर या 9th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो होते हैं हम इन्हें रीन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। और इनको बढ़ाने के लिए 2001 में एक्ट पास किया गया इंडिया के द्वारा। ठीक है। फिर इसके जो थर्ड पॉइंट था उसमें हमने ये डिसाइड किया कि 2030 तक 2030 तक जो हमारा कार्बन जो इमिशन था, हमारा जो कार्बन इमिशन या कार्बन जो उत्सर्जन था, हमारा जो कार्बन इमिशन है वो 1.6 पर पर्सन कर दिया जाएगा। 1.6 टन पर पर्सन, 1.6 टन प्रति व्यक्ति या पर पर्सन कर दिया जाएगा। प्रति व्यक्ति या पर पर्सन किया जाएगा। यानी कि 2030 तक पहुंचते कार्बन का जो इमिशन है हम 1.6 तक ले आएंगे। इसका पर जो पर्सन के हिसाब से हम इसे 2030 तक 1.6 टन तक ले आएंगे। ठीक है। ये 3 टारगेट हमने डिसाइड किए। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें 4th पॉइंट की, तो जो है वो हमारा कहता है कि बायोडीजल इंक्रीज किया जाएगा। बायोडीजल जो है उसे इंक्रीज किया जाएगा, यानी बायोडीजल को बढ़ावा दिया जाएगा। कहा जाता है कि 2011-12 हमारी बुक के अंदर ये डाटा दिया गया, 11-12 तक हम जो बायोडीजल है उसको इंक्रीज करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, बायोडीजल की खेती को बढ़ावा देंगे। अब बायोडीजल जैसे कि जोजोबा हो गया, करंज हो गया, इन सब के पौधे लगाए जाएंगे और बायोडीजल इंक्रीज किया जाएगा, बायोडीजल को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा 4th पॉइंट हो गया।
अब हम फिफ्थ पॉइंट, और अब जो पॉइंट्स बचते हैं वो थोड़े नॉर्मल से पॉइंट्स हैं। आप ऊपर जो मैंने आपको 4 पॉइंट लिखा है उनको थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद करें। इसमें हम ये लिखेंगे कि इंडिया जो था वो यूएनएफसीसी के अंदर आ गया था, यूएनएफसीसी के अंदर आ गया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद करनी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। ठीक है, इंडिया इसके अंदर शामिल हो गया था। उसके बाद हम बात करें तो 2016 के अंदर जो पेरिस एग्रीमेंट था, जो पेरिस समझौता था, जो पेरिस एग्रीमेंट था, उसे अनुमोदित किया गया, उसे दोबारा उस पर बात की गई। ठीक है, 2016 में पेरिस एग्रीमेंट को अनुमोदित किया गया, उस पर दोबारा बात की गई। और हमने 1992 में हमने एक एग्रीमेंट किया जिसे अर्थ समिट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अर्थ समिट कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। अब ये जो 1999 में हमने जो अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन किया था, इसे भी हमने दोबारा चेक किया, इसे भी रीचेक किया कि 1992 से लेकर हमने अब तक कितनी ग्रोथ कर ली है, इसे भी दोबारा चेक किया गया। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो इंडिया के द्वारा एनवायरनमेंट को लेकर उठाए गए थे, इंडिया के द्वारा एनवायरनमेंट को लेकर उठाए गए थे। आपको इन स्टेप्स को पढ़ना है। अगर 4 नंबर में पूछा जाए तो पॉइंट्स बनाए और फिर उनको एक्सप्लेन करें, और अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो जैसे मैंने लाइन टू लाइन पॉइंट बनाए हैं, आप भी लाइन टू लाइन पॉइंट्स बना सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो इंडिया वाला ये क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो थोड़ा बड़ा होने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ के बारे में। हमारा 4th क्वेश्चन है, और वैसे जब जिन किताबों से सिलेबस कट हो चुका है, सिलेबस निकल चुका है, उनका 2nd चैप्टर है। अब इसमें हम बात करने वाले यूरोपियन यूनियन के बारे में। जब मैंने आपको वर्ल्ड टूर पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था ना कि हमने अमेरिका को बीट करने के लिए कुछ सुपर पावर या कुछ पावर्स को क्रिएट किया है, कुछ ग्रुप्स को बनाया है। ये पहला ग्रुप था जो हमने बनाया था यूरोपियन यूनियन नाम से, यूरोपियन संघ के, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट की कुछ कंट्रीज को मिलाकर हमने एक ग्रुप बनाया था अमेरिका को बीट करने के लिए, अमेरिका की हेजमनी, अमेरिका के वर्चस्व को रोकने के लिए। ये जो ग्रुप था हमने कब बिल्ड किया, कब बनाया इसे, 1992। इससे पहले मैंने आपको मार्शल प्लान कराया जो इससे पहले आएगा। मार्शल प्लान मैं करवा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आपको। वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी को रीजनरेट करने के लिए अमेरिका ने जो स्टेप्स लिए थे, अमेरिका ने जो प्लान बनाया, उसे मार्शल प्लान कहते हैं। दैट्स इट। अब क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन फॉर्म करते हैं। यूरोपियन यूनियन जो था वो 1992 में बनकर तैयार हुआ था। और एग्रीमेंट कौन सा साइन किया या संधि कौन सी की थी, मासी ट्रस्ट एग्रीमेंट। कौन सी संधि साइन की थी, मासी ट्रस्ट एग्रीमेंट या मास्ट्रिक्ट संधि, ट्रीटी हमने साइन की थी। अब यहाँ पर मैंने इसका फ्लैग बनाने की कोशिश की है, तो इसके फ्लैग के अंदर टोटल 12 जो है ना वो स्टार्स बनाए गए हैं। कितने स्टार्स बनाए गए, 12 स्टार्स बनाए गए। ब्लू कलर का फ्लैग है, येलो कलर के स्टार्स बनाए गए हैं। अब ये जो 12 स्टार्स है ना, इसके 12 कंट्रीज, इसके फाउंडर कंट्रीज कितने हैं, 12 फाउंडर कंट्रीज थे इसके, 12 फाउंडर कंट्रीज थे। और वर्तमान की बात करें तो इसमें 27 कंट्रीज है। वर्तमान की बात करें तो कितने कंट्रीज है, 27 कंट्रीज है। 12 कंट्रीज इसकी फाउंडर कंट्रीज थी, इसलिए इसके फ्लैग में टोटल 12 स्टार्स बने हुए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, 1992 में जब ये फॉर्म हो गया था तो इसका मतलब कि इसके अंदर जितने 12 कंट्रीज थे, उन कंट्रीज ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी और अपनी फॉरेन पॉलिसी, कौन कौन सी, सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी, यानी सुरक्षा नीति और विदेश नीति जो थी वो यूरोपियन यूनियन को सौंप दी थी। यही मतलब होता है ना किसी ग्रुप में शामिल होने का। जैसे राजा महाराजा इंडिया में शामिल हुए थे तब भी उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी और जो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी सौंपी थी, वैसे ही यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए इन 12 कंट्रीज ने अपनी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी यूरोपियन यूनियन को सौंप दी थी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब ये एक ग्रुप बन गया था ना तो इन्होंने कोशिश की थी कि हम भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, अपना संविधान बनाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब 12 कंट्रीज एक साथ मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को कह रही है, ये कैसे बन सकता है। हाँ, एक कंट्री बनाने को कहे उसमें इतनी दिक्कतें आ जाती है। एक देश जब अपना संविधान बनाता है तो उसमें हजारों प्रॉब्लम आती है। हमको भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में तकरीबन 3 साल लगे थे। तो सोचो ये 12 कंट्रीज अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म कर सकती है। कभी किसी कंट्री को प्रॉब्लम थी, कभी किसी कंट्री को कोई दिक्कत हो जाती, कभी कोई कंट्री कहती मुझे ये रूल पसंद नहीं है, कोई कंट्री कहती मुझे ये रूल पसंद नहीं है। उस हिसाब से जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की तो उसमें ये लोग क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं कर पाए थे। जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं कर पाए तो इन्होंने सोचा कि चलो संविधान तो छोड़ो, ये तो हम नहीं बना सकते, क्यों ना हम कुछ और बातें डिसाइड कर लें। जैसे कि
इन्होंने कहा हम रखेंगे वन फाउंडेशन डेट, हम रखेंगे वन फाउंडेशन डेट, यानी कि एक स्थापना दिवस, यानी कि 12 के 12 कंट्री एक ही फाउंडेशन डेट या एक ही स्थापना दिवस मनाएंगे। ठीक है। दूसरा इन्होंने डिसाइड किया कि हम रखेंगे वन नेशनल एंथम, वन नेशनल एंथम, वन नेशनल एंथम, हम रखेंगे अपना एक राष्ट्रगान, हम रखेंगे अपना एक राष्ट्रगान, जैसे इंडिया का है ना जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है ना, उसी प्रकार इन्होंने डिसाइड किया कि हम रखेंगे अपना एक नेशनल एंथम। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हम रखेंगे अपनी एक, इन्होंने कहा हम अपनी एक करेंसी रखेंगे, और करेंसी रखेंगे कौन सी? यूरो। कौन सी रखेंगे? यूरो। हम रखेंगे अपनी एक करेंसी यूरो। और फिर इन्होंने डिसाइड किया अब हम रखेंगे अपना एक फ्लैग। क्या रखेंगे? अपना एक फ्लैग, जो मैंने आपको साइड में बताया है, ये 12 स्टार्स वाला। इतनी बातें इन्होंने डिसाइड की कि हम अपना एक फाउंडेशन डेट रखेंगे, हम अपना एक नेशनल एंथम रखेंगे, एक अपनी करेंसी रखेंगे और एक ही अपना फ्लैग रखेंगे। इतनी बातें इन्होंने डिसाइड की और उस प्रकार यूरोपियन यूनियन चल पड़ा। अब जब ये बना था ना, तो उसके बाद तकरीबन 2016 की बात करें, 2016 में दुनिया की सबसे दूसरी सुपर पावर था। पहली तो आप जानते ही अमेरिका, ऑब्वियस सी बात है, दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर था। उससे भी बड़ी बात, इसके दो कंट्रीज, कितने? इसके दो कंट्रीज जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में थे, यानी यूएनओ के परमानेंट मेंबर थे। और यूएनओ का परमानेंट मेंबर होने का मतलब है कि दुनिया में सबसे ताकतवर कंट्रीज होना, एक तरह से विटो पावर है इसके पास। और यूरोपियन यूनियन के दो देशों के पास विटो पावर है। बताओ, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा फैसला बदल सकते हैं ये विटो पावर का यूज करके। दुनिया का बड़े से बड़ा डिसीजन भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। दो कंट्रीज के पास विटो पावर थी, और इन्हीं दो कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर भी थी। इन्हीं दो कंट्रीज के पास परमाणु शक्ति भी, परमाणु हथियार भी। उस टाइम इनके पास 335 न्यूक्लियर वेपन थे। फ्रांस के पास, फ्रांस और ब्रिटेन के पास 335 न्यूक्लियर वेपन्स थे, 335 परमाणु हथियार थे। तो इन दो देशों के पास, दोनों के दोनों विटो पावर वाले देश, यानी सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी थे, और न्यूक्लियर वेपन भी इन कंट्रीज के पास में थे। ये इनकी पावर शो करता है, यूरोपियन यूनियन की पावर को दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये कंट्रीज, ये जो सुपर पावर, ये जो यूरोपियन यूनियन था, ये बाकी कंट्रीज के सामने मतलब टक्कर देने वाला बनने लगा, उनको बीट करने वाला बनने लगा। इनकी चलने लगी, इनकी यूरोपियन यूनियन में चलने लगी, इनकी उसमें यूएनओ में चलने लगी, दुनिया में इनकी हुकूमत चलने लगी, दुनिया में इनका नाम जाना जाने लगा कि हाँ, ऐसा कोई ग्रुप बना है जो पावरफुल है। ठीक है। तो ये इस प्रकार ये आगे बढ़ने लगे। ये मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते थे, एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश भी करते थे, मतलब ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की थी। ठीक है। फिर क्या हुआ, अब हम बात करते हैं कि ये जो यूरोपियन यूनियन था, ये यूरोपियन यूनियन की कुछ प्रॉब्लम भी आई थी। लास्ट में हमने इनकी अच्छी बातें पढ़ ली ना कि ये एक अच्छा बड़ा ग्रुप है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस अच्छे बड़े ग्रुप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। यहाँ पर वो भी थी। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन 12 देशों के आपस में कमी बढ़ती थी, इन 12 देशों के आपस में कमी बनती थी। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार अमेरिका ने ना इराक पर अटैक किया, अमेरिका ने इराक पर अटैक किया। अब उस इराक पर अटैक को लेकर टोनी ब्लेयर नाम का प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, उसने तो कहता अच्छा किया, बढ़िया किया, करना चाहिए। लेकिन वही फ्रांस और जर्मनी के जो प्राइम मिनिस्टर थे, या फ्रांस और जर्मनी के जो हेड थे, उन्होंने अपोज किया अमेरिका को, नहीं करना चाहिए। मतलब कि इनकी किसी एक बात को लेकर इनकी राय एक मत थी नहीं, इनकी राय आपस में मिल ही नहीं रही थी। कोई कह रहा है अच्छा किया, कोई अपोज कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, ऐसे करके इनकी आपस में बनी नहीं। फिर कुछ कंट्री जैसे डेनमार्क जैसे देश थे, वो कह रहे हैं हम यूरो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डिसाइड तो कर लिया कि हम एक करेंसी रखेंगे, लेकिन कुछ कंट्री कह रहे हैं हम तो यूरो नहीं रखेंगे, हम तो अपनी मर्जी से अपनी करेंसी चलाएंगे। उन्होंने अपनी मर्जी डिसाइड मतलब करने की सोची। इस प्रकार इनकी आपस में भी कमी पड़ती थी, ये उनकी कुछ कमियां भी थी, यूरोपियन यूनियन में कुछ कमियां भी थी। अब मैं आपको कुछ दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। मैंने कहा इसमें 27 देश थे, तो इसमें ना 27 देश अब हैं। पहले इसमें 28 कंट्रीज थे, पहले इसमें 28 देश हुआ करते थे। कितने देश हुआ करते थे? 28 देश हुआ करते थे। एक कंट्री ब्रिटेन, इसका एक कंट्री ब्रिटेन। अब ये जो ब्रिटेन था ना, इसने कहा मुझे यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना है, इसने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करने की सोची। क्या करने की सोची? ब्रिटेन से इसने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करने की सोची। और जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया, उसे हम ब्रेग्जिट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ब्रेग्जिट कहते हैं। जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करने की सोची, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ब्रेग्जिट बोलते हैं।
उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेग्जिट बोलते हैं। एक बार दोबारा लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेग्जिट बोलते हैं। ब्रिटेन ने जब यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करने की बात की या एग्जिट हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेग्जिट बोलते हैं। अब ये जो ब्रेग्जिट था ये कब हुआ, 2016 में। कब हुआ, 2016 में। ब्रेग्जिट कब हुआ, 2016 में। और उस टाइम, ब्रेग्जिट के टाइम, जो ब्रिटेन की हेड थी, ब्रिटेन की चांसलर थी, ब्रिटेन में चांसलर होते हैं, ठीक है, तो ब्रिटेन की जो चांसलर थी वो थी मार्गरेट थेचर। क्या नाम था उनका, मार्गरेट थेचर। अच्छे से लिख ले, मार्गरेट थेचर। ब्रिटेन की जो उस वक्त चांसलर थी उनका नाम क्या था, मार्गरेट थेचर। अब ये इतनी कहानी कंप्लीट होती है, हम थोड़ी सी इसकी तारीफ और कर लेते हैं। थोड़ी सी इसकी तारीफ में हम ये करेंगे कि 2012 में इस यूरोपियन यूनियन को पीस का नोबेल प्राइज मिला था। पीस का नोबेल प्राइज मिला था। एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि पीस का इसे नोबेल प्राइज मिला था। पीस का नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल पुरस्कार जो है 2012 में यूरोपियन यूनियन को मिला था। बस इस प्रकार हमारा यूरोपियन यूनियन कंप्लीट होता है। आपको यूरोपियन यूनियन में इतनी बातें पढ़नी है। मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आपने जो बातें मैंने बोर्ड पे लिखी आपने अपनी कॉपी में नोट कर ली होंगी। यही फैक्ट्स हैं, यही बातें हैं, आपको पढ़नी है। यहाँ इस प्रकार हमारा यूरोपियन यूनियन कंप्लीट होता है। अब हम आगे बात करते हैं आसियान के बारे में। अब हम बात करने वाले आसियान के बारे में। अब उसी वर्ड टूर में मैंने आपको दूसरे नंबर पर जो पावर पढ़ाई थी वो मैंने आपको आसियान के बारे में पढ़ाया था। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद करनी है, इसका पूर्ण रूप याद करना है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कब बना, 1967 में। कब बना, 1967 में। डिक्लेरेशन कौन सा हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कौन सा हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन या बैंकॉक घोषणा पत्र, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसकी कंट्रीज के बारे में। इसकी फाउंडर कंट्रीज कितनी थी, इसकी 5 फाउंडर कंट्रीज थी। इसकी 5 फाउंडर कंट्रीज थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर। इसी प्रकार आपको याद करनी है। उसके बाद 5 फाउंडर कंट्रीज के बाद में इसमें अदर कंट्रीज भी 5 ऐड होती है। इसमें और भी 5 कंट्रीज ऐड होती है। ब्रुनेई दारुसलाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार। ब्रुनेई दारुसलाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार, ठीक है। ये इसकी कंट्रीज है। 5 इसकी फाउंडर कंट्रीज है और 5 इसकी अदर कंट्रीज है। एक इसमें बाद में ऐड हुआ है जो आपको नहीं पढ़ना है, वर्तमान में ऐड हुआ है, आपकी किताबों में अब तक आया नहीं है, जब आएगा तब आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको इतनी कंट्रीज लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताती हूँ आपको। हुआ ये था कि जब बहुत सारे कंट्रीज आज़ाद हो रहे थे, बहुत सारे कंट्रीज ब्रिटेन से या और कंट्रीज से, पुर्तगाल से, इनसे आज़ाद हो रहे थे, तब यहाँ पर भी कुछ देश आज़ाद हुए थे। और जब यहाँ पर कुछ देश आज़ाद हुए तो इनको डर लग रहा था कि हमारे जो, हम तो बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, हमारा तो आकार बहुत छोटा छोटा है, तो कल को कोई और सुपर पावर हम पे आक्रमण कर लेगी, हम पे कब्जा कर लेगी, कल को कोई और ऐसा भी कर सकता है। तो इन्होंने सोचा कि कोई और, जैसे बड़े बड़े उस टाइम नॉन अलाइनमेंट जैसे ग्रुप भी बन रहे थे और यूरोपियन यूनियन जैसे मार्शल प्लान वगैरह भी चल रहे थे, कोल्ड वॉर भी चल रहा था, तो बड़ी बड़ी कंट्रीज ये चाहती थी कि हमारे कब्जे में ज्यादा से ज्यादा कंट्री हो। उधर यूएसएसआर चाहता था कि मैं ज्यादा कंट्रीज अपने कब्जे में करूं, और उधर अमेरिका चाहता था कि मेरे पास ज्यादा कंट्रीज हो। तो ये जब आजाद हुई तो इनको लगा कि कोई हम पे ना कब्जा कर ले, इसलिए इन्होंने सोचा कि हम एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, हम एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन्होंने ये ग्रुप फॉर्म किया, ठीक है। अब इसमें 5 हमने फाउंडर कंट्री पढ़ी और 5 हमने अदर कंट्री पढ़ी। उसके बाद हम ये भी पढ़ते हैं कि एआरएफ का निर्माण भी होता है। एआरएफ, आसियान रीजनल फॉर्म, आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान रीजनल फॉर्म, आसियान क्षेत्रीय मंच। सिंगल लाइन है, आपको सिंगल फैक्ट में पूछा जा सकता है। 1994 में आसियान रीजनल फॉर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक वर्ड आता है आसियान वे। एक वर्ड आता है आसियान वे। आसियान वे। अब ये आसियान वे क्या है, आसियान शैली क्या होता है, हम शैली या वे किसको कहते हैं, वे मतलब तरीका, वे मतलब तरीका, आसियान शैली, तरीका क्या है, तो आसियान के कंट्रीज का जो आपस में बिहेव होता था ना, उसी को हम आसियान कहते हैं, सॉरी आसियान वे कहते हैं।
आसियान के कंट्रीज का आपसी जो बिहेव होता था, आपसी जो नेचर होता था ना, उसी को हम आसियान वे कहते हैं। अब इसके इनके नेचर की 3 खास बातें आपको याद रखनी है। इनके नेचर की कितनी खास बातें आपको याद रखनी है? 3 खास बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली इनफॉर्मल, सबसे पहली इनफॉर्मल। वो वर्ड सुना होगा, फॉर्मेलिटी नहीं करते अपने। तो ये कंट्रीज जो थे ना, ये फॉर्मेलिटी नहीं करते थे। ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल इनफॉर्मल थे, अनौपचारिक थे, बिल्कुल अनौपचारिक थे, बिल्कुल इनफॉर्मल थे। ठीक है, इनके बिहेव बता रही हूँ मैं आपको कि इनका आपसी बिहेव कैसा था। 10 के 10 कंट्रीज का इनफॉर्मल थे। दूसरा, नॉन कन्फ्रंटलिस्ट, नॉन कन्फ्रंटलिस्ट, नॉन कन्फ्रंटलिस्ट। अब नॉन कन्फ्रंटलिस्ट इन द सेंस कि ये आपस में टकराव रहित रहते थे। टकराव रहित मतलब आपस के छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते थे, नेगोशिएशन से निपटा लेते थे, बातचीत करके हैंडल कर लेते थे। लड़ाई तक बात नहीं पहुंची, वायलेंस तक बात नहीं पहुंचने देते। वैसे तो ये टकराव रहित ही थे, मतलब कंफ्लिक्ट होते ही बहुत ही कम थे, बहुत ही रेयरेस्ट कंफ्लिक्ट होते थे, बहुत ही छोटे मोटे विवाद थे जो ये निपटा लेते थे इजीली नेगोशिएशन से, बातचीत करके। ठीक है, नॉन कन्फ्रंटलिस्ट थे, टकराव रहित थे, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। तीसरे नंबर पर आता है कोऑपरेटिव। तीसरे नंबर पर आता है कोऑपरेटिव। आपस में रिश्ता बहुत ही सहयोगात्मक था, बहुत ही कोऑपरेट था, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलते थे। कोई कंट्री बैक जा रही है, किसी कंट्री की इकोनॉमी डाउन हो रही है, कहीं जो करेंसी का डिवैल्यूएशन हो रहा है, तो उसका ख्याल रखते थे। एक कंट्री की कोई प्रॉब्लम है, सारी कंट्री मिलकर निपटाती थी। साझा बाजार था, कॉमन मार्केट था, उसी प्रकार अपनी इकोनॉमी चला रहे थे। अब इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटलिस्ट एंड कोऑपरेटिव, अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक जो व्यवहार था इनका, उसी को आसियान वे या आसियान शैली कहते हैं। इनका जो आपसी बिहेव था, जो इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटलिस्ट एंड कोऑपरेटिव था, अनौपचारिक और जो टकराव रहित और सहयोगात्मक जो व्यवहार था, बिहेव था, नेचर था, तरीका था, वही आसियान शैली है, आसियान वे कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पिलर्स के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझती हूँ मैं। ठीक है, आसियान ने जो थे वो अपने 3 पिलर्स क्रिएट किए थे। कितने पिलर्स बनाए थे? 3 पिलर्स बनाए थे। ये सब आपने नोट कर लिया है। आसियान ने कितने पिलर बनाए थे? 3 पिलर बनाए थे। आसियान ने कितने पिलर बनाए? 3 पिलर्स बनाए थे। सबसे पहले आसियान कौन सा फॉर्म था? आसियान इकोनॉमिक, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, मोड़ लगा लेना भाई। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान जो है आर्थिक समुदाय, यानी कि ये 10 कंट्रीज अपनी इकोनॉमी का ध्यान रखने के लिए, अपनी इकोनॉमी के बारे में बात करने के लिए आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाती है। आसियान आर्थिक समुदाय बनाती है, इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाती है। दूसरे नंबर पर आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाती है। आसियान सुरक्षा समुदाय, मतलब कि 10 के देश कंट्रीज आपस में एक दूसरे की या अपनी सुरक्षा के बारे में जो बात करती है, उसके लिए कम्युनिटी बनाई, एक ग्रुप बनाया सिक्योरिटी के लिए, उसे आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो आती है वो है आसियान सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी, एंड कल्चरल, आसियान सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी। आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक मंच, यानी कि अपनी जो कंट्रीज थे उनकी आपस में सोशल लाइफ और अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए जो इनके द्वारा प्रयास किए जाते थे, जो इनके ट्राई किए जाते थे, उसे हम इसका 3rd पिलर बोलते हैं, सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी, सामाजिक और सांस्कृतिक जो समुदाय था वो। अब आसियान ने ये 3 कम्युनिटी बनाई, ये 3 समुदाय बनाए, तीनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कब बनाए ये भी याद रखना है। ये 3 पिलर 2003 में बनाए थे। कब बनाए थे? 2003 में 3 पिलर्स बनाए थे। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 कम्युनिटी बनाई, अपने तीनों मेजर टॉपिक्स को कवर करने के लिए 3 कम्युनिटी निर्माण की गई। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
उसमें आगे वैसे इसमें कुछ और है नहीं, बस इनका एक कॉमन मार्केट था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे, फ्री ट्रेड एरिया था, यानी कि 10 के 10 कंट्री आपस में फ्री ट्रेड किया करते थे, बहुत ही मिनिमम टैक्स के साथ, मिनिमम एंट्री टैक्स के साथ व्यापार करते थे। जो एक मार्केट में या एक कंट्री में जो सामान बन रहा है वो सांझे मार्केट में बिक रहा था, सब देशों में पहुंच रहा था। ठीक है, ये इनका कॉमन मार्केट था। फिर बात करें इनका 2020 विजन भी आसियान का था। ये आपको इतना ही याद रखना है कि 2020 विजन किसका था, आसियान का था। 2020 विजन किसका था, आसियान का था। 2020 तक तरक्की करने का जो मोटो इन्होंने लिया था, निर्धारित किया था लक्ष्य, उसे हम आसियान 2022 विजन, सॉरी 2020 नहीं, 2020 विजन, 2020 विजन इन्होंने डिसाइड किया था। अब इनके बीच में मान लो कोई छोटी मोटी लड़ाई हो भी जाए, जैसे कंबोडिया, तिमोर लेस्ते, इनके बीच में छोटे मोटे कंफ्लिक्ट हो गए थे, तो उन कंफ्लिक्ट्स को इन्होंने नेगोशिएशन से सॉर्ट आउट किया, बातचीत के द्वारा निपटा दिया था। पहले जब ये कंट्रीज नए नए आजाद हुए थे तब किसी कंट्री का इन पर ध्यान दिया नहीं था, ज्यादा बड़े देश इनमें इंटरेस्ट ले नहीं लेते। लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने तरक्की करना शुरू किया, डेवलपमेंट करना शुरू किया, आगे बढ़ने लगे, वर्ल्ड लेवल पर आने लगे, विश्व पटल पर दिखाई देने लगे, यानी कि ग्लोबल लेवल पर दिखने लगे, तब इनके साथ इंडिया और बाकी कंट्रीज ने, इनके साथ इंडिया, चाइना, इन कंट्रीज ने इनके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट या द्विपक्षीय समझौते करने शुरू किए। द्विपक्षीय समझौते करने, बायलैटरल एग्रीमेंट या द्विपक्षीय समझौते करने शुरू किए। हमने भी म्यांमार, थाईलैंड, इन 1-2-4 कंट्रीज के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट या द्विपक्षीय समझौते की है। आपको आसियान इतना ही पढ़ना है, आपकी बुक में आसियान के बारे में इतनी बातें दी गई है, आपको इतना ही आसियान पढ़ना है। इस प्रकार आज हमने 2 बड़े टॉपिक, 2 मेजर टॉपिक निपटाए हैं। एक्चुअली आप चाहे तो इसे 17 मान सकते हैं, लेकिन ये 17 के अंदर ही, मैं इसे 16 के अंदर ही पढ़ाती हूँ। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 टॉपिक पढ़ाती हूँ, यूरोपियन यूनियन और आसियान पढ़ाती हूँ। तो आज हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं। इन 2 क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा फैक्ट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। एक बार किताब पे नजर मारे तो ठीक है, वरना एटलीस्ट इन्हें तो पढ़ ही लें एटलीस्ट, ठीक है। अब आपको इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।